मैडम जरा इनसे पूछिए कि ये जो बड़ी देर से ये दलीलें दे रहे हैं कि 49% आरक्षण हमारे पास है। हाँ, और हम आपको ही संबोधित कर रहे हैं मैडम, आप ही के स्टूडियो में बैठे हैं। और ये पंडित जी मुझे बताइए 49% आरक्षण हमारे पास है, लेकिन वो तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। सरकारी नौकरियां कितनी हैं? सिर्फ 1%। 99% तो प्राइवेट नौकरियां है ना। जाइए दिखाइए अपनी पंडिताई है, ज्ञान दीजिए, योग्यता दिखाइए, जाइए। पहली बात तो एक चीज़ ये जान लीजिए डॉक्टर साहब, जैसे ही सभ्यता से मैं सुन रहा था ना, आप पंडिताई ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आप सुनिएगा। सुनिए, जब मैं जवाब दूंगा ना तो आप बीच में मत कूदिएगा, ऐसे ही सुनिएगा। पहली बात तो आप अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए। 1% सरकारी नौकरियां नहीं है हिंदुस्तान में। कभी पढ़ लिख लिया करिए, कभी अखबार पढ़ लिया करिए, कभी न्यूज देख लिया करिए। आप 14% नौकरियां सरकारी हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, और बाकी की बची हुई 86% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। चलिए मान लिया। हाँ चल, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आप क्यों परेशान हो जाते हैं इतनी जल्दी? जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला लीजिए डॉक्टर साहब, बताऊं आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला डॉक्टर खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में। दूसरा, ऑफिसर्स की हालत देख लीजिएगा। आप सरकारी विभाग के जितने भी ऑफिसर्स हैं जहां सैकड़ों करोड़ का काम होता है ना भाई साहब, वहां 2 मिनट बैठना दुश्वार होता है। और किसी भी प्राइवेट कंपनी का एक ऑफिस देख लीजिए जहां पे मुश्किल से 1,50,000 का काम होता होगा ना डॉक्टर साहब। है पंडित जी, मुद्दा ये है, मैंने आपसे कहा आप 86% वहां जाओ, तो आप ये क्या बता रहे हैं? तो सर हम गए हैं ना वहां, गए हैं ना, तभी तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से बहुत ऊपर हो गया। अच्छा, तभी तो सब निजीकरण पे आप उतारू हो गए। नहीं, हमारे जाने से नहीं, आपके जाने से नहीं, हाँ। आपके अयोग्य लोगों के आ जाने से। जिन ऑफिसों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन अस्पतालों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो कभी हालत देखी आपने सरकारी विभाग की? खाली बात करना था। संस्थागत फेलियर हुआ ना। नहीं, खाली बात करना था। अरे क्यों बात? कभी हालत मैडम मुद्दे की तो बात कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं संस्थागत ये फेलियर है कि हमारी अयोग्यता है? आपकी ही अयोग्यता की वजह से फेलियर है। बताइए कैसे? अगर जो आप 49% के आरक्षण में, 50% के आरक्षण में जो आप लोग आके बैठे हैं, 49% भी मैं क्यों कहूं, 49.5% पे छाए हुए हैं आप लोग। अगर इतने में अयोग्य लोग आएंगे ना भाई साहब, तो उनके साथ जो योग्य लोग भी बैठ के काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं को फॉलो करेंगे। और आज के डेट में, एकदम मुद्दे की बात कर रहा हूं मैडम, और आज की डेट में सरकारी विभाग में यही हो रहा है। किसी भी आप एक ऑफिस में चले जाइए, मैं आपको फर्क बताता हूँ, सिर्फ बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सिर्फ एक छोटा सा फर्क बताता हूँ। किसी भी आप गवर्नमेंट बैंक में चले जाइए, ठीक है, 5-6 घंटे का लंच होता है वहां पे, पता है आपको। काउंटर घुमा के पागल कर। 1 मिनट डॉक्टर साहब, अब मुझे नहीं बोलने देंगे आप, फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और उसी जगह पे आप एक प्राइवेट बैंक में चले जाइए, अगर रियल में भी लंच हुआ रहेगा ना मैडम, गवर्नमेंट बैंक में क्या हुआ, 4 घंटे का लंच चल रहा है, 15 सीट पे आप टहल के गए, आपका काम नहीं हुआ। और प्राइवेट बैंक में क्या है, अगर रियल में भी लंच चल रहा होगा ना, आप जाके बैठोगे कि भैया ये हमारा काम है, तो एक हाथ से खाना खाते खाते आदमी दूसरे हाथ से आपका काम करके आपको लौटा देगा। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा फर्क है मैडम। तो आप आज सरकारों की स्थिति ये है कि वो पब्लिक सेक्टर को चला नहीं पा रही, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, समझाइए ही नहीं। अच्छा। और वो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में योग्य लोग बैठे हैं। मैं बोल लूं पंडित जी, मैं बोल निराधार बोलेंगे डॉक्टर साहब आप। अरे वाह, और मैं निराधार बोल रहा हूं। आपने योग्यता के ऊपर कुठाराघात किया कि हम लोग योग्य नहीं है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, फिर से समझिए डॉक्टर साहब, आप बहुत, इतना समय नहीं हमारे पास। एक ही बात को बस मेरी बात सुनिए पंडित जी, मेरी बात सुनिए। जो 86% योग्य लोगों को रखा जाता है, जहाँ पे खाना खाते खाते काम कर देते हैं, आप लोग तो अपने आप को योग्य समझते हो ना, तो आप जाइए ना वहां पे, तो काम कर रहे हैं ना हम, तभी तो आज वो स्थिति है। ओहो, तो पॉइंट ये है कि जो संस्थागत लचरता है वो हमारी देन है, और ये वहां पे चले गए और उस संस्थाओं को ठीक कर दिया।
मतलब ये सारे योग्य है, इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी दलित काम नहीं करता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बस यही मैं डॉक्टर साहब शुरुआत में भी आपसे यही कह रहा था। मतलब दलित का उसमें कोई अरे योगदान सर नहीं। सुनोगे तो सही। हाँ। आप खाली दलित ब्राह्मण मैं करने बैठे हैं। हाँ। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं दलित की बात कर ही नहीं रहा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पॉइंट को समझिए। योग्य और अयोग्य। हाँ। अयोग्य आदमी को आप घुसेड़ देंगे, अगर किसी भी जगह किसी भी सरकारी काम में आप उसको लगा देंगे, सैलरी तो घर ले जाएगा, प्रोडक्ट वो दे देगा जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। वाह। और अच्छा एक सेकंड सुनिए, टर्मिनेशन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट के पास? क्या है वो भी आप ही बताइए। कोई टर्मिनेशन पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन पॉलिसी नहीं है। 1 2 4 10 गलतियां मिलने के बाद भी सरकारी ऑफिस में काम करने वाला आदमी, रुकिए मैडम, सरकारी ऑफिस में काम करने वाला आदमी बना रहता है। और उसी जगह प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आप एक जरा सी गलती करिए, बॉस को आपको 100 जवाब देने होंगे। हाँ तो वहां आप जाओगे, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए आपको भी तो इसी यही आना है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर आरक्षण नहीं यार मैडम, मैं क्या सुनता ही रहूंगा, मैं क्या यहाँ पे सिर्फ क्या मैं सुनने के लिए आया हुआ हूँ। इन मुझे ये पूछना है कि क्या इसीलिए सरकारी नौकरी चाहिए कि आप आराम से बैठिए वहां पे, प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं कर सकते कुछ भी? डॉक्टर साहब आप योग्य हो तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हो ना, यही कहना चाहते हो ना आप? योग्य हैं तो कर सकते हैं। आप में से भी जो योग्य लोग हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए, लेकिन अयोग्य लोग नहीं। तो भाई साहब मैं योग्य और अयोग्य की बात शुरुआत से कर रहा हूं, जाति पे तो आप घुसे जा रहे हो। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं जातिगत आरक्षण के जातिगत आरक्षण से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। हमारे समाज में अभी भी बहुत बहुत पिछड़े लोग हैं, उनका उद्धार निरंतर होना चाहिए। आप करेंगे उद्धार? जो उनका क्या आरक्षण करेगा? जो उनका हिस्सा खा रहे हैं, मैं ही हिस्सा आप उद्धार करेंगे? आपको नहीं लगता सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए? कैसे? सरकार को जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, सुन लीजिएगा डॉक्टर साहब, 73 साल से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं आप, हैं? कितना परिवर्तन हुआ नहीं दिख रहा है? आपको नहीं लगता क्या कि कुछ बदलाव की जरूरत है? कैसे? कभी आपने नहीं सोचा? क्या बदलाव करना चाहते हैं? अच्छा चलिए आप उस पर भी आ जाइए। आप जो कहना चाहते हैं, ये जो भूमिका बनी है, ये आप उस पर भी आइए कि आखिर आप क्या बदलाव चाहते हो रिजर्वेशन में। हम भी तो जाने आखिर आपके विचार हैं क्या, असल विचार क्या हैं अंदर के। मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि देखिए, पंडित जी जो इतनी देर से दर्द व्यक्त कर रहे हैं, उस दर्द को भी तो सामने लाना है कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। कहिए क्या मैं कहना ये चाहता हूं डॉक्टर साहब, देखिए मैं साइंस स्टूडेंट हूं, बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं। मेरी नजर में जातियां केवल 2 हैं, स्त्री और पुरुष। आरक्षण अगर आपको जाति के नाम पे देना है तो खाली स्त्रियों को मिलना चाहिए बराबर का पुरुषों के साथ। और जिनको आरक्षण देना है उनमें फिजिकल हैंडीकैप हैं, सेना के लोग हैं, उनको खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप सुनते नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है आपके साथ। उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जब भी आप जाति के नाम से आरक्षण करेंगे तब आपको दर्द झेलना होगा। आप मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल पॉलिसीज में जब भारत खड़ा होता है पूरे विश्व के सामने, क्या ऑप्शंस होते हैं? खेल या युद्ध या बिजनेस। ठीक, आप खेल में आरक्षण कर दीजिए। बताइए कि भाई साहब आप दलित समाज से हैं, अगर आप एक रन मारेंगे तो 4 माना जाएगा। वाह वाह, ये तो कोई बात ही नहीं। हाँ, नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। कर दीजिए ना आरक्षण। सुनिए ना, क्यों योग्य लोगों को भेजा जाता है वहां। दूसरा, बॉर्डर पे फौजी खड़ा होता है, उसको बता दीजिए भाई साहब ये आरक्षण से आए, अगर ये गोली चलाएंगे तो इनकी एक गोली से 4 सैनिक मारा माना जाएगा। सुनिए ना, अरे डॉक्टर साहब, जहां बात योग्यता की होती है ना, जब आप इंटरनेशनली बैठते हैं ना किसी के सामने, आज देश की हालत क्या है दुनिया के सामने देख रहे हैं आप, और आप बात करते हैं जातिगत आरक्षण चाहिए, जातिगत आरक्षण चाहिए, आपके ऊपर अत्याचार हुआ, अत्याचार ही नहीं खत्म हो रहा है यार आपके ऊपर। हुआ है इसलिए कहते हैं। नहीं, बिना मतलब की बात आप कर रहे हैं। सुनिए, देश को अगर आगे ले जाना है तो कहीं भी जाति के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। जाति को अगर आप जगह देंगे, धर्म को अगर आप जगह देंगे, तो निश्चित रूप से इस देश में छोटे छोटे समूह बन जाएंगे। और आज उन्हीं समूहों का फायदा उठा के पॉलिटिकल पार्टीज आपके ऊपर अपनी राजनीति चलाती हैं, और आप बस मेरा समाज मेरे लोग।